बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईद मुसलमान के लिए एक तोहफ़ा है जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने पर उसे दिया गया है। ईद के तीसरे दिन ISP स्टूडियो की जानिब से आज का हमारा प्रोग्राम वॉइस ऑफ लॉ ईद स्पेशल पर मैं मंसूर हसन खान LLB सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट आपके सामने हूँ। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अनस अवान, स्टूडेंट ऑफ लॉ। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वकला हज़रात, जिसमें सबसे पहले हमारे काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, द मोस्ट हम्बल पर्सनैलिटी डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान, जो कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट के हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब के एडमिन ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर लॉ डिपार्टमेंट जहांज़ेब भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे यंगेस्ट लेक्चरर मोहसिन रज़ा साहब, जो कि PhD लॉ स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ मौजूद हैं मुल्तान बार से आए हमारे ख़ुसूसी मेहमान काबिल एहतराम सलमान अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक वकला हज़रात के साथ है, तो हम आज इनके साथ वकालत के मुतालिक कोई बात नहीं करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब से है। सर, आपको लॉ करके किस चीज़ का एक्सपीरियंस मिला है? क्योंकि सर, वकील को ना तो कोई बंदा घर लोन पे देता है, उसके अलावा ना कोई बंदा उसे कर्जा देता है, और ना ही वकील को कोई बंदा रिश्ता देता है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि लॉ पढ़कर मुझे मेरे हकूक़ पता लगे, मेरे हकूक़ में उजागर हुए, मुझे दूसरों के राइट्स का पता लगा और उनके तहफ़्फ़ुज़ करने का तरीक़ाकार मुझे लॉ ने सिखाया। और उसके बाद जहाँ तक समझा आपका कोई रिश्ता नहीं देता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा। एक्सीलेंट सर, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है आपने। मेरा दूसरा क्वेश्चन सलमान अंसारी साहब से है। सर, कहा जाता है कि जब वकील पैदा हुआ था तो शैतान भी साहिब औलाद हो गया था, तो इसके ऊपर सर आप अपनी रोशनी के अंदर बताएं, क्या ये बात सही है? सर देखें, शैतान तो हर इंसान के साथ जो है ना जुड़ा हुआ है, और रमज़ानुल मुबारक में भी शैतान बाहर निकला हुआ था। आपने काफ़ी सारे इवेंट्स देखे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के। तो शायर ने लिख दिया शेर, लेकिन मैं एक शेर आपको इसी के जो ना अपोज में सुनाना चाहूँगा कि पैदा हुए वकील तो मजलूम ने कहा, लो आज हम भी साहिबे इंसाफ हो गए। तो मैं ये मानता हूँ कि पोइट्री फ़न के तौर पे तो उसको आप बेहतरीन ले सकते हैं, अदरवाइज़ एक वकील जो है ना वो सिर्फ शैतान नहीं है, सर्टिफाइड शैतान। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सिविल केस को दीवानी क्यों कहा जाता है? बहुत प्यारा सवाल आपने किया मेरे से कि दीवानी क्यों कहा जाता है सिविल केसेस को। असल में ये ज़मीन के केसेस होते हैं। आपने वैसे बेबी कभी सुना हो कि 20-20, 25-25 साल चल जाते हैं केस। तो जब एक 40 साल का बंदा आके कोई केस दावा दायर करे और वो 60-65 साल की एज तक पहुंच जाए और फैसला ना हो, तो दीवाना तो हो गई। तो इसी वजह से जो है ना सिविल केसेस को दीवानी दावे कहा गया। सर, मेरा अगला सवाल जाज़ेब साहब आपसे है। सर, आपने 13 साल ISP के अंदर पढ़ाया है, तो अब आपको इंसानों से निकल के वकीलों के अंदर आकर कैसे लगा है? भाई, मेरा तो मानना है कि वकील भी इंसान ही पहली बात, और मेरी तो दुनिया ही बदल गई। तो क्या आप जो से वकील बनना चाहेंगे? हरगिज़। क्यों? यार, क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब से मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, गालिबन 1 साल हो गया हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में और लॉ डिपार्टमेंट में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं देखता हूं कि आप जैसे स्टूडेंट वकील बनेंगे तो मैं अपना इरादा बदल। आज पता चल रहा है कि अंगूर खट्टे क्यों होते हैं। जंजेब साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ईद पर आपकी ड्रेसिंग सिलेक्शन कौन करता है? भाई, ना सिर्फ ईद पर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, तो जो मेरी होम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ मुझे कितना बता देती हैं कि हाँ सुबह ये पहन के। होम मिनिस्टर से मेरी बेगम, मैं शादी। मोहसिन रज़ा साहब, होम मिनिस्टर से याद आया कि आपकी ड्रेसिंग सिलेक्शन कौन करता है? जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी शादी नहीं हुई, क्या ये वही वजह है जो मंसूर भाई ने बताया कि वकील की शादी नहीं होती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो मैं जाज़ेब साहब की बात को थोड़ा कंटिन्यू करूंगा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये
जब भी होम मिनिस्ट्री की बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वाला लफ्ज जो है वो किस लिए इस्तेमाल सर, करते हैं? देखिए, बेगम मैंने- से डरने के लिए करते हैं या उनसे बचने के लिए करते वो हैं? लाइव देखनी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन उस- ज्यादा बेहतर है क्योंकि घर जाना है वहाँ पे खौफ क्या- है। खौफ है चले वो खौफ है। देखिए, घर जाना है, आगे कल की ड्रेसिंग की उन्होंने चॉइस करनी है, तो फिर सर ये बात रोटी करनी ना पड़ेगी। मिले तो बंदा कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक बात सर। ये देखे, मैंने मेरा सवाल करने का, क्योंकि मैं एक वकील हूँ तो मैं भी यही चाह रहा था कि मुझे जवाब देने से पहले आप लोगों को और जगहों से जवाब मिलना स्टार्ट हो जाए। तो अब आप एक रीजन तो समझ गए कि शादी बंदा क्यों नहीं करता। अदनान साहब से जवाब मिल तो गया। ये कुछ आपने जवाब सुन लिया। बाकी जो आपने सवाल किया कि ड्रेसिंग कौन करता है, तो अभी तक मैं अपनी जो ड्रेसिंग सिलेक्शन है वो मेरी वालदा करती है। सेकंड क्वेश्चन था कि शादी क्यों नहीं की या नहीं हुई, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि दो लोग आपस में इसलिए शादी करते हैं कि खुश रह सकें, सही। और जो नहीं करते वो भी इसीलिए नहीं करते। सेकेंडली, शादी में शोहर और बीवी इस तरह से रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। तो बजाय इसलिए कि ना खुश रहें तो खुश रहना चाहिए। मुझसे 1 महीना पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर आप शादीशुदा हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं खुश हूँ। तो वहीं से उसने अंदाजा लगा लिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। सर ये एक्सपीरियंस आपको पहले कैसे हो गया? ये तो अक्सर शादी के बाद ये एक्सपीरियंस होता नहीं, है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने अपनी आंखों के सामने शादीशुदा देखा है, तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए कुएं में छलांग लगाने की जरूरत कहीं नहीं आपका इशारा अदनान साहब की तरफ तो नहीं है? देखिए, बात सुनिए मौसम साहब, मैं इख्तिलाफ इस तरह करूँगा कि देखिए, आपने खुशी देखी है, शादी के बाद की लाइफ नहीं देखी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो खुशी नहीं है? हमारे चेहरे में तो खुशी हर वक्त Point. होती है। सर, फैमिली केसेस को डील करते करते ना ये खुशी गम में कब तब्दील होती है हमें भी पता नहीं चलता। लेकिन खैर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ जोक। तो शादी इंशाल्लाह होनी चाहिए, करनी भी है, और इंशाल्लाह भी जो टाइम वो इंशाल्लाह हो जाए। मोहसिन साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। शादी वाले बम से तो आप डरते हैं, तो आज तक जौन सा है कोई ऐसा बम और हुआ है जिसका आपको खौफ आया हो? शादी के अलावा कोई बम? अच्छा, खैर, मुझे इस बात पे एक बात याद आई कि मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, इवन कि मीडिया में भी आया, और ये न्यूज़ पे भी बड़ा चलता रहा कि कराची में एक जज साहब की अदालत में एक पेश हुए पुलिस ऑफिशियल, तो उनसे पूछा गया कि आपके हाथ में क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये हैंड ग्रेनेड है। तो जज साहब ने उन्हें कहा कि क्या ये चलता भी है, ये चलता कैसे है? तो उन्होंने ना पिन निकाल दी कि जैसा भी ऐसे चलता है, तो वो वहीं पे ब्लास्ट हो गया। तो इस तरह के बम से तो ज़रूर डर लगता है। मेरा अगला सवाल शेख अदनान साहब आपसे है। सर, आपने अब तक पूरा साल आप पैसे लेते ही हैं लोगों से, तो क्या जौन सा है ईद वाले दिन आपका दिल करता है कि आपकी जेब से ईदी निकले या आप किसी को दें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके क्वेश्चन के बाद यही सोच रहा हूँ, घर में सबसे छोटा हूँ माशाल्लाह, तो बचपन से ईदी ली है, दी नहीं है। उसके बाद जिस प्रोफेशन में आए हैं उसमें भी हमने फ़ीस ली है, किसी को फ़ीस दी नहीं। उसके बाद हमने जब इधर एजुकेशन में आए, हमने इल्म दिया, कुछ वसूल नहीं हुआ। लेकिन अब माशाल्लाह मेरे भतीजे भी हैं, भतीजे हैं, तो मेरी बेटी भी माशाल्लाह है, तो उनको ईद इस दफ़ा दी भी है और ईद वसूल भी की है। तकरीबन इवन ब्रेक पे हो गया होगा। सर वसूल किससे की? वसूल अपने बड़े भाइयों से, वालिदा से, वालिद से। वो आपको अभी भी देते हैं? ये अभी भी हम और उनके लिए तो बच्चे हैं। और जहाँ तक उनके मैंने सबसे छोटा सुना, बच्चा। और जहाँ तक मैंने सुना है, सर को अब ईदी देने का बोझ। सर, मैं सीनियर, आप सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इनसे ईदी लूंगा। इंशाल्लाह आपकी एसीआर बना रहे हैं, इंशाल्लाह ईदी अच्छी। सर वैसे ये सवाल उस्ताद हैं आप हमारे, आपने हमें भी ईदी देनी है इंशाल्लाह सेशनल। यानी मिड आपके आ गए, इंशाल्लाह ईदी मिलेगी। अगर तो आप एज अ टीचर इनसे ईदी लेना चाह रहे हैं तो मिल जाएगी, अगर वकील के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेगी। ठीक है। सलमान साहब, मेरा क्वेश्चन है एक आपसे। वैसे हम भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं और यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिफॉर्म के अंदर आते हैं, तो गर्मियों के अंदर आप एडवोकेट हैं, तो वकील जो सा है गर्मियों में भी ऊपर से ब्लैक कोट क्यों डाल के रखते हैं? उन्हें गर्मी नहीं लगती है? नहीं, एक्चुअली बात ये है कि जो आपका प्रोफेशन है ना, वकालत, ये लफ्ज़ वकील निकला है अल्लाह के नामों में से, वकील हो यानी अदल करने वाला। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में होंगे और आपके ऊपर बोझ होगा किसी मजलूम को इंसाफ दिलवाने का, तो आप अपनी गर्मी शर्मी भूल जाएंगे। ब्लैक कोट एक्चुअली मीन्स के मजलूमियत, और वाइट शर्ट जो हमने पहना हुआ है उसका मतलब है माइनॉरिटी, यानी कि हमने मजलूम के साथ खड़ा होना है और कमज़ोर के साथ खड़ा होना है। तो जब आप प्रोफेशन को प्रोफेशनली ज्वाइन करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको गर्मी लगेगी। जब आप किसी माँ को उसका हक दिलवा रहे हैं, किसी कातिल को सजाए मौत करवा रहे हैं,
कोई इलीगल एक्ट करने वाले को उसके क्राइम का जुर्म जो है उसने जो किया उसकी सज़ा दिलवाने जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको गर्मी लगेगी। सर मेरा सवाल आपसे है कि वकील के बारे में मशहूर है कि वकील किसी से नहीं डरता, क्या ये बात सच है? देखिए जी, मेरी अभी शादी नहीं हुई, बीवी के अलावा तो मेरा नहीं ख्याल वकील किसी से डरता हो। सही। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है ना फैक्ट पे है, क्योंकि एक्चुअली आप लॉ नोइंग होते हैं। जब आप लॉ नोइंग होते हैं तो आपको पता होता है कि आपके राइट्स क्या हैं और आप कहाँ पे जो है ना स्टैंड कर रहे हैं। तो लोग आपके साथ जो है ना कोई भी गलत काम नहीं कर पाते क्योंकि आप लॉ नोइंग होते हैं। तो इसीलिए लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो है ना गुस्से वाले होते हैं और डरते नहीं हैं। एक्चुअली हम लॉ नोइंग लोग होते हैं। जब आपको कानून का पता होगा तो फिर आप कानून के दायरे में ही घूम रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी से डरना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और ये एक आज़ाद मुल्क है जहाँ पे आज़ादी राय का भी जो है ना इख्तियार है हर बंदे के पास। तो डेफिनेटली हम नहीं डरते। सलमान साहब की बात के साथ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि लॉ नोइंग जैसे इन्होंने बात की है, उसमें जो कॉन्फिडेंस एक बंदे को मिलता है, ये जो बिल्डअप होता है, ये उसी का इम्प्रेशन है कि लोग कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं। जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम टॉक्टिव होते हैं, हमें लॉ का पता है, हमें अपने राइट्स का पता है, हमें अपने ड्यूटीज़ का पता है। इसी वजह से जो एक लॉयर का कॉन्फिडेंस होता है एक आम बंदे की निस्बत ज़्यादा होता है। मेरा एक्सपीरियंस है क्रिमिनोलॉजी में, जब मैं पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को और साथ में लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो उनमें दोनों स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उनके कॉन्फिडेंस लेवल में और क्रिमिनोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल। वो इसलिए क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स को अपने राइट्स का नहीं पता, वो सिर्फ सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जबकि सोसाइटी पे लॉज का इम्पैक्ट क्या होता है, उनके राइट्स क्या होते हैं, इन तमाम को जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप होता है। हमें कोई रोकता है तो हमें पता है कि हमारा राइट है, यहाँ रुकना है नहीं रखना। इवन कि मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो दैट वी हैव द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कोई मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, हम तक नहीं पहुँच पाती, हमें उसकी असेस नहीं दी जाती, एंड वी डोंट नो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो कि हमारे पास ये हमारा राइट है। बट दिस इज फंडामेंटल राइट कि आपके पास 19A आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट वो राइट है जो कभी वायलेट ही नहीं होना। लिहाजा अगर इन चीज़ों की बुनियाद पे कहा जाए कि वकील किसी से नहीं डरता, तो सही कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते अपने बीवी के अलावा। ये बात आज तो हमें ये पता चल गया है ना कि वकील हजरात अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरते। ये तो बात की बात है, नहीं, ये बाद में बता सकते स्पेसिफिकली आप वकला के लिए नहीं कह सकते, मतलब ये सब पे इम्प्लीमेंट। जी सर, मैं ये हम जैसे- आपको भूल गए थे। तो बात ये है कि हर जज का भी घर जज बैठा हो। हाँ, एक्चुअली जज साहब जो है ना बताना चाह रहे हैं कि कि मैं वकीलों में शामिल नहीं होता। बीवी के साथ मोहब्बत है, जी। डरने में इनकी ना ये कॉन्ट्रडिक्शन है पहले स्टेटमेंट के साथ, जब कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह होम सेक्रेटरी, तो आप डरने की बात कर रहे हैं। देखिए रुतबा बड़ा है, इस डर बात भी से बड़ा भी है। इस बात से भी काम खराब हो जाता सर जी, मैं घर जितना- जाना है ना, जितना- मैं और ये जितना according, बड़ा रुतबा ये है। आज देखेंगे तो फिर भाभी क्या कहेंगे, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो कि इन्होंने घर भी जाना है, मैंने भी घर जाना सही है। बात है, सर हमने तो जिसको आपसे कोई ऐसा मोहब्बत सवाल कह रहे नहीं हो, पूछा। कहीं मार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मुबर्रा है वो लोग जिन्होंने शादी नहीं की। सर अदनान सर साहब अल्लाह आपसे आपके भी नसीब अच्छे करे, आपका भी ये बुरा वक्त नहीं आमीन, आमीन। सर, सॉरी नो ऑफेंस अगर मैं कहूँ कि मुसीबत जितनी लेट आई उतना ज़्यादा बेहतर है। सर अदनान साहब से मेरा सवाल है कि सर क्रिमिनल लॉयर और सिविल लॉयर में ये मिथ बना हुआ है कि क्रिमिनल लॉयर के पास ज़्यादा पैसे होते हैं और सिविल के पास कम होते हैं। पैसे को ना देखें, नॉलेज को देखें। मैंने पहले को कहता हूँ पैसा कुछ नहीं है, पैसा आ जाएगा। आपने बस इंसाफ दिलवाना, चाहे सिविल में दिलवाएं चाहे क्रिमिनल में दिलवाएं, उसमें कोई मैटर नहीं। अदनान साहब, जैसे ही आप पहले कह रहे हैं कि वकील सिर्फ और सिर्फ घर जाके अपनी बेगम से ही डरता है और किसी से नहीं डरता है, तो क्या वजह यही है कि शादी से पहले लड़कियां वकीलों से डरती हैं, इस वजह से उनसे शादी नहीं करती हैं? आपका क्वेश्चन शुरू से ही है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो शेयर करें। नहीं। आप शुरू से वो शादी वाली बात लेकर जा रहे हैं। सर एक्सपीरियंस है नहीं तो मैं आपके घर वालों को बात कर लूंगा, कहीं रिश्ता लेके चले जाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? सर फिर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि सारे वकील गए रिश्ता लेने। वो तो डर जाएंगे सर। नहीं यार, हम केस लड़ेंगे सारे। देखिए लड़कियां नहीं डरती, लड़कियों की फैमिलीज डरती है वो क्लास है ना, कि ये कल को जो है ना भाई अल्लाह माफ करे जहेज ही ना खा जाए हमारी बेटी।
सही है। मतलब आपका कहने का मतलब वकील इसमें बनना। नहीं नहीं सर, ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। जहाँ ईद हो, वकील हो और मौसीकी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो आपके सामने हमारे मशहूर सिंगर जो लॉ डिपार्टमेंट से हैं, फवाद, आपके सामने गाना गाएंगे। वैसे तो इनके गाने आज तक कभी किसी ने सुने नहीं है और ना ही मशहूर हुए हैं, लेकिन चलें आज इन्हें मौका मिला ISP स्टूडियो आने का और गाना गाने का। मंसूर भाई, आपकी बात में मैं एक बात ऐड करता हूँ कि जो फवाद भाई हैं ये गौरमे के बाहर गाना गा रहे हैं। क्यों? तो गौरमे वालों ने इन्हें 20,000 रुपये दे दी। किस लिए? उन्होंने कहा ये 20,000 पकड़ और अपना कारोबार शुरू कर। ये देखें, इतने हमारे मशहूर सिंगर हैं और आज आपके सामने गाना गाएंगे और उसके बाद आपने हमें बताना है कि क्या आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है या वो बात सच्ची थी। बिजनेस शुरू करने वाली। चलें जी, हम चलते हैं। मुबारक भाईजान, भजन खैर है, कहाँ से भजन आ कौन? गए हो? ये कौन है? भाईजान, आपको सिक्योरिटी ने रोका नहीं है बाइक? तो यार मैं इतने मसले पे हूं, तुसी गाने लाइव ट्रांसमिशन हो रही है भाईजान, क्या कर भाईजान रहे हैं? हमें तो अपनी बात करने दो। क्या कर रहे हैं छाड़ो, आप? मैं कि यार की लगो है गाने। भाईजान, ये दिमाग ठीक है इसका? तो यार तुसी तो सारे ईद मना रहे हो, कोई साडी भी नहीं, सोच आप लो। ये क्यों प्रोग्राम खराब कर रहे हैं भाई? तो मसला भाई क्या है? साडी भी सोच लो, कोई साडी जो बुड्ढी रोस गई है तुसी तो ईद मना चले, रहे हो, हाँ जी, साडी चलें, भी बोलें, सोच बोलें। लो यार। बताएं जी, बताएं। ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 500 ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। मैंने कहा यार ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਲਮਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਤੂੰ 500 ਦੇ ਤੇ ਕੰਨੀ ਮਾਰ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਮਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਤਰਫ ਵਕੀਲ ਹੀ ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ ਹੀ ਵਕੀਲ, ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕੋਟ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝੰਡ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੋ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਫਿਰ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਚੈਂਬਰ ਤੇ। ਜੋ ਹੀ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਤਾ। मैंने कहा शुक्र आ। फिर ਉਹ ਚਾਹ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੀ, 5000 ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, 5000 ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਕਮਾਣਾ, 5000 ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਾ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਟਿਆ 50,000 ਦਾ, ਬੈਂਕੇ ਗਿਆ, 50,000 ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 50,000 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਹਿ ਮੁਰਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਾ ਇਧਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਦੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ, ਕਦੇ ਇਦੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ। ਉਹ 50,000 ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਟੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 50,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 50,000 ਤੇਰੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲਾ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਯਾਰ ਕੱਢੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 23 ਚੌਕਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਆਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਇਸ ਨੂੰ। और जो बकाया फीस है वो पे कर दो, केस लड़ ले। आप 50,000 रुपए कल जमा करा रहे। हाँ, केस लड़ ले। आप जी इस तरह के क्लाइंट आते रहते हैं। सर लेकिन ये रियलिटी एक बार नहीं होना। मतलब ये चीज़ें मेरा ख्याल है आमतौर पे आप लोग तो नोटिस करते होंगे, चूंकि आप लोग वकील हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। सर आज के दौर में जो क्लाइंट है वो वकील से ज्यादा तेज है। देखिए क्लाइंट ना 11 जगह से ना पहले फीस पूछता है, ऐसे ही फिर आपके पास आके फिर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि यार मेरे को नहीं पता सर, फलाना काम है दी फीस कितनी। सर ये फोटो कॉपी पर बात की है, तो वो जो है इस तरह नहीं है जितना बयान किया गया, बाकी लेकिन होता है शेख साहब अमूमन देखा जाए। बहुत कम है। सर वो 302 के एक केस में एक पार्टी आई तो उसने एक यंग वकील के पास गई, उसे पूछा कि हम आपको हायर करना चाहते हैं तो आपकी क्या फीस क्या हो? तो उसने कहा कि जी 5,000। तो क्लाइंट ने कहा कि यार लगता है ये ना बहुत कोई लो कैपेसिटी वाला वकील है, मैं इसके पास केस नहीं, 5,000 में कौन 302 का केस ले। तो साथ वाले वकील के पास गया, उससे पूछा कि आप कितनी फीस लेंगे? तो उसने कहा जी 5 लाख। उसने कहा बाबा जी वकील चंगा लगता है। फिर थोड़ा सा आगे गया तो एक सीनियर बैठे, तो उसने दिया 50 लाख।
तो उसने कहा बस मैंने केस इधर से करवाना है, बहुत सीनियर वकील है, ये बाल, ये पर्सनैलिटी। जब केस का फैसला आया तो बंदे को सजा हो गई। अब जो 5,000 वाला वकील उसको मिला तो उसने कहा कि जो काम तुमने 50 में करवाया है, 50 लाख में, ये काम मैंने तुम्हें 5,000 में करके देना है। तो जो क्लाइंट है ना, उनको कैपेसिटी का पता नहीं चलता, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि कॉपी कितनी महंगी हुई है। इन चीजों पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यादेव साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि देखिए अब हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, आपके साथ लायर्स बैठे हैं, इन्होंने इतनी गुफ्तगू आपको बताई है, तो क्या अगर अब आपको कहा जाए कि आप लॉ कर लें तो आप करेंगे? भाई मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि मेरा इरादा पहले भी था, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं एक अच्छा वकील बनूं, काम करूं। और माशाल्लाह से अब HEC आपको वैसे भी नहीं करने देगी एज लिमिट? हाँ जी सर अब तो आपको खत्म क्या हो गई लगता है कि मैं कोई बुजुर्ग, कोई सीनियर सिटीजन हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी हार्डली अभी मैंने मतलब 19 साल मेरे भी पूरे। अच्छा चले, ये बातें तो चलती रह जाएंगी। फवाद, अपना गाना सुनाएं आप। फहद, कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप हमें? मैं राहत फ़तेह अली खान का सुनाऊंगा, मैं तेनू समझाऊंगा। चलें, म्यूजिक ऑन करें। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजो कलिया रह के रोंदे नैन नुमाने। जीना मेरा है, मरना मेरा, नाल तेरे तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि बहुत अच्छा गाना सुनाया आपने। आपने गवर्नमेंट वाली बात को गलत साबित किया, बहुत अच्छे। सर, क्या फीडबैक? आप कहाँ खो गए थे गाने के दौरान? जी, तो मोहसिन साहब, आपको कैसा लगे गाना सुन के? जी, एक चीज के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि वकालत आए ना, वकील भूखा नहीं मरेगा। अच्छा मोहसिन साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो हो सकता है कि जहाँ ज़ेब साहब कहें कि मैं ला कर लेता हूँ। आपने 2018 में LLB की, LLM किया, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है, और यहाँ पे भी आप लेक्चरर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताएं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? देखिए जी, ये मिस्ट्री तो अभी तक क्लियर नहीं हुई, शायद आने वाले किसी एपिसोड में या ट्रेलर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं चला। और ये पता करने के लिए अब मैं वकील जरूर हूँ। ये बहुत अच्छी अपार्ट बात फ्रॉम है जोक, कि माजरत के साथ शेख साहब, मैं एक बात करना चाह रहा था। तंजो मज़ा अपनी जगह, लेकिन मैंने हमारे जो ऑनरेबल रेक्टर साहब हैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी जब हमारा ये डिपार्टमेंट शुरू हो रहा था कि मुझे यहाँ पे ज़रूर मौका दीजिएगा कि मैं यहाँ पे सर्विसेज दे सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे कि उन्होंने मेरी बात को माना और मुझे लॉ में भेजा। उसके पीछे मकसद ये था कि मैं भी यहाँ से ही ISP से डिग्री लेना चाहूँगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं और जाजेब साहब
मिलके इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करेंगे कटप्पा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। ये बिल्कुल है। जी, तो शेख साहब आप कोई पैगाम देना चाहते हैं एंड के ऊपर लॉ के मुतालिक? सबसे पहले तो ये है कि आईएसपी का थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें अपनी ईद की खुशियों में हमें शामिल किया। देखें, जो कानून है ये हमें पहचान देता है और कानून ही हमें अपने जो हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ सिखाता है। कानून की हमेशा इज़्ज़त करें, कानून का एहतराम करें और रूल ऑफ लॉ पर हमेशा यकीन रखें। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान और इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। उसके बाद ये ईद की खुशियाँ मना रहे हैं हम, ईद का मौके पे हमें रूठों को मनाना चाहिए। हमें दिल से तमाम जो किसी के बारे में इख्तिलाफ़ात हैं दूर कर देने चाहिए और 3 दफ़ा ईद में मिलने का मकसद ही यही होता है कि हम एक दूसरे को तमाम पीछे गिले शिकवे भुला कर हम एक गले लगा रहे हैं। खुशियों में शामिल करें, गरीबों का, यतीमों का सहारा बने, उनको इनकी खुशियों में शामिल करें। बाकी अगर आपका तरक्की दे, हामी नासिर हो, अगर आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया सर आप सबका। आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। सलमान साहब से मैं ईद का पैगाम लेना चाहता हूँ। सर आप क्या पैगाम दें? जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, तंज़ो मज़ाक, गुफ्तगू, गपशप, वो हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना सर्वाइवल के लिए मेरे ख्याल में लॉ नोइंग होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपके राइट्स का ही आपको जब ना पता हो और इख्तियारात का ही ना पता हो कि एक सिविलियन जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, किन ग्राउंड्स पे वो क्या काम कर सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा सर्वाइव कर पाएगा। और वैसे भी सिविलाइज्ड जो जनरेशन्स होती हैं वो एजुकेटेड होती हैं। और एजुकेशन, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा ईद के हवाले से भी और थ्रू आउट आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि जो यंग जनरेशन है ना हमारी, मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हसूल रिस्क के लिए इल्म हासिल ना करें, इल्म हासिल करें इल्म के लिए। हसूल इल्म के लिए जब आप इल्म हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मंजिलें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में अगर डीमोटिवेटर या डिस्करेज करने वाले लोग नहीं है ना, तो आप तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि आपके जो हेटर्स होते हैं ना वही एक्चुअल में आपके मोटिवेटर्स होते हैं। तो ईद की खुशियाँ अच्छे से सेलिब्रेट करें, कोशिश करें कि कानून को हाथ में ना लें। कानून साज इदारे हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और मज़ीद भी अल्लाह से दुआ है कि वो इसको बेहतर करें और ईद अच्छे से सेलिब्रेट करें। दिलों में से बगावतें, बुग़्ज़ और कीना इसको निकाल दें और अपने अजीज़ों के साथ, अपने हम वतनों के साथ इस ईद को सेलिब्रेट करें। बहुत प्यारी बात। और मैं थैंकफुल हूँ ISP यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर साहब का और भुट्टा साहब का और हमारे प्यारे भाई मोहसिन भाई के ये मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों ने आज मुझे टाइम दिया और यहाँ पे इनवाइट किया कि मैं आऊँ अपने इज़हार राय आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई एम थैंकफुल टू यू गाइस। बहुत शुक्रिया सर आप सबका, आपने हमें टाइम दिया। ईद के तीसरे दिन मसरूफियात में आपने हमें टाइम दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, अब हम अपने एक प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और मेरी दुआ है कि आप सब शाद रहें, आबाद रहें और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से, साउदर्न लॉ सोसाइटी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP जिंदाबाद।